जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये सेट नंबर 12 है जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन से लिया गया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट रहेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ का और मैं अब बात अनाउंस कर दूं कि जल्दी अब मार्केट में जो है वो किरण पब्लिकेशन का बुक आ चुका है, तो हम अल्टरनेट सेट शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका दोनों बुक कवर होगा, जिस तरह के पहले सेट चलाया जाता था। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से कहता है कि छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है, यानी कहाँ से लिया गया है। तो समझ लीजिए, बता दूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन के राजनीतिक व्यवस्था का एक खास विशेषता है। छाया मंत्रिमंडल होता क्या है, तो छाया मंत्रिमंडल से जो है तात्पर्य क्या है, ये संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल के नेता के नेतृत्व में गठित एक प्रवक्ताओं का समूह होता है। इस समूह के सदस्य मंत्रियों का कामकाज की समीक्षा करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। प्रश्न की भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के महान्यायवादी। इसकी चर्चा किसमें की गई है, तो भारत के महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया। किसमें, अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत सरकार को कानून के मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति यानी अटॉर्नी जनरल, जिसको आप महान्यायवादी कहते हैं, की नियुक्ति करता है। यानी कौन करता है इसका, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नियुक्ति तो ये राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बुलाता कौन है। तो संयुक्त सत्र का जो बुलावा है वो अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति करता है, जबकि अनुच्छेद 118 के 4 के तहत जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। इसका चर्चा किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 118 के 4 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि अनुच्छेद 108 को मैंने बताया है कि दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर किसी भी विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। प्रश्न की 1, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, यानी किस सूची में सूचीबद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समवर्ती सूची में ये सूचीबद्ध है। बता दें कि समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ पर राज्य सरकार का बनाया हुआ केंद्र जो कानून होता है वो फेल कर जाता है। इसके बाद आप ध्यान में रखेंगे, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, कितनी। आंसर लगाइएगा 500। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167, कौन सा, 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा और राज्य के कार्यों की प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं था। तो ध्यान में रखेंगे, गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित नहीं था वो मजदूरों का संरक्षण। अच्छा, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के जो नैतिक दर्शन के प्रभाव थे, प्रत्यक्ष प्रभाव थे, वो कौन कौन से थे। तो पहला था, आप नोट कर सकते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन। दूसरा था ग्रामीण उद्योगों का यानी उद्योगों का बढ़ावा देना।
ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना, इसके बाद मद्यपान निषेध, ठीक है, मद्यपान निषेध, इसके बाद गोवध पर निषेध और कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, जो कि 3 मेंशन है, चौथा मेंशन नहीं है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बता दें कि अनुच्छेद 80 के 1 के तहत, कौन सा? अनुच्छेद 80 के क के तहत जो है, ध्यान में रखेंगे, जो है क के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन या मनोनयन कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 80 के 3 के तहत जो है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा। ठीक है, चर्चा तो किया गया है 80 के 1 के क में, जबकि किस क्षेत्र से लिया जाएगा ये 80 के 3 में बताया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 का 2। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के लिए सही है? यानी फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है एनएनपी का, तो एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न की मुद्रा सभी परिसंपत्तियों से सबसे तरल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बता दें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही जो है दोस्तों दूसरा नाम क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचयन। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यानी एक तरफ दे रखा है अमाशय, यानी अमाशय से अम्ल का जो है रिलीज करता है, बड़ी आंत से जल अवशोषण होता है, यकृत से जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? तो इसमें जो NaCl है ना, यानी जिसको आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो इसमें सोडियम का और क्लोराइड की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है, ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि तुल्यांकी भार और आणविक भार भी जो है दोनों का इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो क्यों दीप्त होता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशीलता के कारण वायु के ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया को मंद दहन या मंद ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंद ऑक्सीकरण के कारण। अगला प्रश्न है कि CH3OH से ही आप समझ में आ जाएंगे कि यह अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप है जिसका OH इसका सिंबल होता है। तो CH3OH किसका रासायनिक नाम है? तो मैंने आपको पढ़ाया था एथ मेथ ब्यूट। क्या? एथ, नोट करिएगा, एथ मेथ प्रोप ब्यूट। तो इससे क्या होगा कि एथ मतलब एक जिसका कार्बन रहेगा वो एथेनाइल, 2 जिसका कार्बन रहेगा वो क्या होगा? एथाइल, के बाद एथ मेथ, इसके बाद मिथाइल, इसके बाद प्रोपेनॉल और फिर ब्यूटेनॉल। तो इसमें देख लीजिए CH3OH किसका है? तो ये इथाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा? ये इथाइल अल्कोहल होगा। जबकि मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र हो जाता है CH3OH। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने क्या बताया? CH3, इसका तो काउंटिंग भी मैंने आपको गलत बता दिया है, आपको मैं सॉरी बोल रहा हूँ। इसका काउंटिंग होता है मेथ, इसके बाद हो जाता है एथ, इसके बाद हो जाता है प्रोप, इसके बाद हो जाता है ब्यूट। ठीक है, प्रोप के बाद ब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मेथ पे 1 कार्बन, एथ पे 2 कार्बन, प्रोप पे 3 कार्बन और ब्यूट पे 4 कार्बन होगा। तो आपसे पूछता है CH3, तो इसमें 1 कार्बन है, आप मिथाइल अल्कोहल लगाइए। वहीं पे इथाइल अल्कोहल का मैंने 2 कार्बन यानी C2H5OH इसका सूत्र होगा। वहीं पर प्रोपेनॉल का हो जाता है CH3, मैंने 3 इसका कार्बन बताया, तो C3H7 प्रोपेनॉल का C3H7OH हो जाएगा। और ब्यूटेनॉल का क्या हो जाएगा? तो C4H9
OH इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मेथ के बाद एथ पढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लोरोमाइसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो आंसर लगाइएगा टाइफाइड के लिए उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा रोग नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग जो है दोस्तों वो B3 के कमी की वजह से होता है, जिसको आप नियासिन के नाम से भी जानते हैं। वहीं विटामिन B1 के कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B2 के कमी से क्या होता है? तो शरीर के भार में कमी आ जाता है, साथ ही साथ ओठ, जिह्वा यानी जीभ तथा जो है त्वचा में रूखापन आ जाता है। और विटामिन 12 जो है इसको हम साइनोकोबालामिन के भी नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है वायु के क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिवहन कहेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों के जैसा आचरण करता है, जबकि नाइट्रिक एसिड नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ध्यान में रखेंगे जो प्लाज्मा का प्रतिशत है वो 55% होता है, ऑप्शन नंबर 3, जबकि 45% जो है वो रुधिर कणिकाओं की मात्रा होती है। अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाए, कौन सा? फाइब्रिनोजोन, हाँ नोट कर लीजिए, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इस नाम का अगर प्रोटीन निकाल दिया जाए तो जो ब्लड में बचेगा वो शेष भाग क्या कहलाएगा? वो मात्र सीरम कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, यानी सीरम किसे कहते हैं? तो रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो शेष भाग को ही हम सीरम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि काला जार ज्वर का संचरण होता है तो कौन सा मक्खी के काटने से? तो ध्यान में रखेंगे तो ये सिकता मक्खी के काटने से जो है काला ज्वर का संचरण होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न के स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो यह जो है दोस्तों ये बॉयल का नियम है। ध्यान में रखेंगे। जबकि आपके दिमाग में अगर चार्ल्स का नियम आता होगा तो सुन लीजिए, चार्ल्स का नियम क्या कहता है? कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। परम ताप का सीधा समानुपाती का मतलब, तो परम ताप होता कितना है? तो 273 डिग्री सेल्सियस है ना, प्लस में जितना टेम्परेचर दिया हुआ था उसको आप ऐड कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। एक इसमें अवोगाड्रो का नियम दिख रहा है। तो अवोगाड्रो का आपसे सिंबल कभी दरोगा के एग्जाम में पूछ दिया था, बिहार एसआई के एग्जाम में, तो उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो एन नॉट, किस नाम से? एन नॉट से। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है वैल्यू? तो 6.022 इंटू 10⁻23। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं की अगर बात करें तो धुआं गैस में ठोस का उदाहरण है, जबकि वायु जो है गैस में गैस का उदाहरण है। और कोहरा की बात कर ले तो गैस में ये जो है वो द्रव का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? तो ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बायोगैस में क्या होता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या? मीथेन। वहीं पर अगर हम प्राकृतिक गैस की बात कर ले तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन और इथेन दोनों। इस चीज को नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। मीथेन और इथेन दोनों होता है। वहीं पर हम वायु अंगार गैस की बात कर ले तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण होते हैं। वहीं भाप अंगार गैस की बात कर ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है वो हाइड्रोजन की मात्रा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो मैक्स प्लांक ने किया था, जो कि ये जर्मनी के रहने वाले थे। वहीं पर हम डी ब्रोगली की बात कर ले, जो कि कहाँ के थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने तरंग यांत्रिकी सिद्धांत को दिया। मोसले साहब जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को बताया। वहीं पर हेनरी बैकरल साहब की बात कर ले तो ये जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, रेडियो एक्टिविटी को इन्होंने खोज किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है कि कोका कोला जैसा पेय पदार्थों में किस
अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 फॉस्फेरिक एसिड। एक खट्टा स्वाद की बात कर जा रही है। अगर आपसे सवाल पूछता है कि उसमें जो झाग बनता है वो किस, उसमें कौन सा क्या मिश्रण हुआ होता है, तो जो झाग बनता है कोका कोला में उसमें CO2 गैस की मात्रा होती है, ध्यान में रखेंगे। अगर वहीं पर हम ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा आपको पालक के साग में, यानी पालक में। वहीं पर हम लैक्टिक एसिड दूध में मिलेगा, और नाइट्रिक एसिड जो है वो फिटकिरी और सोडा में मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील होता है बी एंड सी, जबकि ADA जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न की विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो है ये विषाणु में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? तो आपको बता दें कि ट्रेकोमा जो है दोस्तों, जो यह क्लाइमाइडिया, नोट करिएगा क्लाइमाइडिया, इसको लिख देते हैं क्लाइमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु के वजह से होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्लाइमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु के वजह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कि किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से हमेशा कम होगा? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आयास, अभिलंब और आभार के बीच में होगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो जो आलंब और भार के बीच में आयास होता है। और यह किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? तो यह तृतीय यानी 3rd क्रम का जो है वो उत्तोलक होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह घट जाएगा, ध्यान में रखेंगे। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, तो लेक्लांसे सेल में जो प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है वो है अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन में से संबंधित नहीं है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 तारों में ऊर्जा का उत्पादन जो है वो नाभिकीय विखंडन के वजह से नहीं बल्कि अपवर्तन के वजह से होता है, ध्यान में रखेंगे। चमकता है। यहाँ आपको एक तरफ से सूची दे दिया है, आपको मैच कराना है। तो आप चांदी को आप किससे मैच कराइएगा? तो चांदी को आप हॉर्न सिल्वर से मैच कराइए, है ना, जिसका सूत्र क्या हो जाता है? तो AgCl। इसके बाद आप पारा को सिनेबार से मैच कराइए, यानी ऑप्शन 2 का 1 से HgS। सिनेबार का क्या हो जाता है दोस्तों? सिनेबार का हो जाता है HgS। इसके बाद आप तांबा को मैच कराइए आप क्यूपराइट से, तो तांबा का क्या हो जाएगा? तो तांबा का हो जाता है Cu2O। और बच गया लेड, जिसका आप मैच कराइए ग्लेना से, यानी PbS। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 2 1 4 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है हाँ, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो आंसर लगाइएगा फाइटोप्लैंक्टन्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे 1 जनवरी, नोट करिएगा, 1 जनवरी 1989 ईस्वी से ये प्रभावित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है ओजोन परत के क्षरण करने वाले पदार्थों यानी CO2 यानी CFC, ठीक है, CFC का प्रयोग हटाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओजोन परत के क्षय को रोकना। अगला प्रश्न है कि इकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो इकाथा जो है वो दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। वहीं उत्तरी अमेरिका की बात कर ले तो उत्तरी अमेरिका का है रेड इंडियन। और कांगो बेसिन का क्या है? तो यहाँ पर है कांगो बेसिन का पिग्मीज और न्यू गिनी का पापुआंस। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो बंदरगाह क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है उसको हम कहेंगे कुमाऊं हिमालय। और पंजाब हिमालय का कहां से कहां तक रेंज है? तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के बीच में है। और नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय जो काली एवं तीस्ता नदी के बीच में है। और असम की हम बात कर लें तो यह तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये है, इसका जो रेंज है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर
एक ही हेलिना जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी नहीं बल्कि क्या है, ये भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न कि उस स्थल का नाम बताइए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो नवपाषाण काल में सबसे पहले मेहरगढ़ से ही कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कृषि के खोज के साथ ही लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया, इसी कारण नवपाषाण काल को क्रांति के रूप में भी देखा गया। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे धौलावीरा और कालीबंगा की हम बात कर लें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख स्थलें हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। फिर आपको मैच कराने की बात की गई, पूछ रहा कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो ये जो दिया हुआ है वेदांग दिया हुआ है। टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं है सुमेलित, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो छंद जो युद्ध कला से है, ये गलत दिया हुआ है। छंद का मतलब क्या होता है, तो छंद का जो तात्पर्य है वो पदों को यानी चरणबद्ध तरीकों से वर्णों के निश्चित मान के अनुसार लिखे जाने से है, अर्थात इसका जो संबंध है वो कविता के लेखन शैली से होना चाहिए, न कि युद्ध कला से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न की गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले ग्राम होगा, फिर विधि, फिर विषय, फिर भुक्ति और फिर राज्य अंत में होगा, यानी जो सबसे बड़ा क्षेत्र होगा उसको हम राज्य कहेंगे। प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आनंद के कहने पर। बता दें कि बुद्ध की उपमाता जिसे मौसी कहा गया, ठीक है, महाप्रजापति जो है गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी। कौन, गौतमी। इसको नोट करिएगा जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो। गौतमी जो है वो पहली भिक्षुणी थी, बनी कई स्त्रियां जो कि संघ में आई, वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चल करके वह महिला थेरी बनी, जिसका मतलब क्या होता है, यानी थेरी का मतलब होता है ऐसे महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी। तो फोकस कीजिएगा, तबकात ए आप जैसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो तबकात ए नासरी लिखा हुआ है, जो कि गलती है। ये तबकात ए अकबरी लिखा हुआ है, तो इसका जो लेखक है वो निजामुद्दीन अहमदी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर जो है अब्बास सरवानी ने क्या लिखा, तो अब्बास सरवानी ने लिखा तारिख ए शेरशाही, अबुल फजल का अकबरनामा, और शाहजहां की हम बात कर ले तो शाहजहां का क्या एक नाम क्या था, तो इसका आप जरा देख लीजिएगा। हुमायूं नामा जो लिखा वो गुलबदन बेगम ने लिखा, जबकि बाबर नामा बाबर ने खुद लिखा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं थी। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है। तो कृष्णदेव राय को, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको मैच कराने का प्रश्न है, एक तरफ सूची दे दिया है यानी संधि का नाम दे दिया है, किस वर्ष में कौन सा हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि को आप मैच कराइए 1792, यानी ऑप्शन नंबर 1 का 1। संगोला का संधि 1816, इसके बाद मंगलोर की संधि जो है 1784, और राजपुर घाट की संधि जो है 1805 में, यानी 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको मैच कराने का है, यानी गद्दर पार्टी दे दिया हुआ है, तो गद्दर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल, 1 का 4। इसके बाद लाहौर का जो संधि होगा, देख लीजिएगा, लाहौर षड्यंत्र जो है वो लाहौर षड्यंत्र कौन है, तो लाहौर षड्यंत्र जो है दोस्तों वो आप कहाँ से जाएंगे, तो 1 का तो 4 हो गया, लाहौर षड्यंत्र आइए 2 का 1 यानी जतीन दास। काकोरी षड्यंत्र आइए आप किसका, तो काकोरी षड्यंत्र आइए राम प्रसाद बिस्मिल, और चटगांव विद्रोह जो कि सूर्यसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 25 दिसंबर, कब, 25 दिसंबर 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी जो नेतृत्व किसने की थी, तो मानवेंद्र नाथ ने इसकी नेतृत्व किया था कानपुर से। मानवेंद्र नाथ ने इसका जो है नेतृत्व किया था कानपुर से। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1924 ईस्वी में, यानी साल 1924 ईस्वी में मुजफ्फर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे को कम्युनिस्ट विचारों के
आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर तथा उनके जैसे अन्य सदस्यों पर भी कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। वर्ष 1928 ईस्वी में जो है अंत में चल करके जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने ही इस पार्टी की कार्यप्रणाली सुनिश्चित की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष के द्वारा जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो बता दें कि कांग्रेस का 1906 के अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बंगाल विभाजन के दौरान। अगला प्रश्न है कि ICAR कौन सा? ICAR के मृदा अपरदन वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मैं आपको बताते चला जाता हूं, आप इसको नोट करिएगा। सबसे सबसे ज़्यादा जो है वो एंटीसेप्टिक सोयल है। सबसे ज़्यादा कौन है? एंटीसेप्टिक सोयल, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 तो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एंटीसेप्टिक। दोस्तों ये 3 नंबर पे आ जाता है एल्की सॉल्ट, और विटी सॉल्ट जो होता है वो 4 नंबर पे आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, फिर आपको मैच कराने का प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होंगे वो साइलेंट वैली में, यानी ऑप्शन नंबर 4। शंकु वृक्ष वन पाए जाएंगे किसमें? तो ये होंगे हिमाचल प्रदेश में। मैंग्रोव वन सुंदरवन, और कटीले वन जो होंगे वो राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2, जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? तो आंसर लगाइएगा कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यानी केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए कि मैच कराने का बात किया जा रहा है तो उमिमियम क्या है दोस्तों? ये आपको पहले ही प्रश्न आ गया है कि उमिमियम जो है कौन कौन इसमें आपको कह रहा है कि सही है और कौन कौन सा निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो उमिमियम मेघालय जो है ये विद्युत जो है, देखेंगे इसमें कौन कौन सा सही है। तो उमिमियम मेघालय में बिल्कुल सही है। थोम्बल अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ? ये मणिपुर में है, नोट करिएगा। थोम्बल कहाँ है? मणिपुर में है। रंगोली नागालैंड नहीं बल्कि रंगोली कहाँ है? तो ये ब्राह्मणी नदी पर उड़ीसा में है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और धनसिरी असम में। ये तीनों बाकी दोनों के, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? गलत मैच कराया हुआ था। प्रश्न है कि मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सा एक 3 से भिन्न है? तो आंसर लगाइएगा बालू का स्तूप। प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? आंसर लगाइएगा कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, डिंडीगुल जिले के पास एक कोडाई कनाल एक शहर ही है, वहां पर यह निर्मित जो है मानव निर्मित झील है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि मलेशिया में किंटा घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो किंटा घाटी जो प्रसिद्ध है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, टीन के उत्पादन के लिए। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन है एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो ध्यान में रखेंगे क्यूरोसियो जलधारा जो कि गर्म जलधारा है। कहाँ की है ये? तो प्रशांत महासागर, फ्लोरिडा, ये भी ये अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है, ध्यान में रखेंगे। क्यूराइल जो है ये प्रशांत महासागर का ही है लेकिन ये ठंडी जलधारा है। और अगुलहास जलधारा जो कि हिंद महासागर का गर्म जलधारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। फिर आपको मैच कराने का प्रश्न दे दिया। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध? तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध, ऑप्शन 1 का 4। कांगो नदी पर कौन सा? तो कांगे नदी पर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंगा बांध। इसके बाद ब्लू नदी पर हो जाएगा आपका सिनार बांध, और नाइजर पर कैंजी बांध, यानी ऑप्शन 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिजोरम की सीमा जो है भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो 3 राज्यों से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। कौन कौन? तो हो जाएगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। अगर हम देश की बात कर ले तो 202 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी बनाती है, एक तो म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर।
अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है तो आंसर लगाइएगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर बुक का नाम है और व्यक्ति है, फिर आपको देखना कि कौन सा सही है। तो बुक का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर इज डिसाइड्स, है ना। तो इसका सही आंसर दिया हुआ नीरजा चौधरी, बिल्कुल है। कारगिल इन द वर्ड्स ऑफ द ट्रैवलर, सही है ऋषिराज। और मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, तो इसका अभय के ये तीनों के तीनों सही लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो नरगिस मोहम्मदी को इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था, जबकि साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाफ फॉस को और क्लाउडिया गोल्डिन को जो है वो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। इसको VVI क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है क्या कहता है ICC वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश टीम ने जो है जीता था। तो ये लगातार जो है दोस्तों ये छठी बार, कितने बार, छठी बार जो है वो वर्ल्ड कप लेकर गया, विजेता रहा। भारत को इस बार हरा करके, हालांकि इस बार हमारी टीम इंडिया जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय विज्ञान संस्थान IIS बेंगलोर। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में आए हुए तूफान को किस देश में ने जो है बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है। तो हालांकि जो भी नाम दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं सब कुछ ना कुछ नाम दिए ही हैं। तो बांग्लादेश ने इस बिपरजॉय का नाम दिया। वहीं पर ओमान की हम बात कर ले तो ओमान नहीं बल्कि यमन ने नाम दिया मोचा का, ठीक है। बिपरजॉय तो मैंने बांग्लादेश बता ही दिया। और हामून जो था वो ईरान ने नाम दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान में रखिएगा 2030 तक जो है भारत ने जो है पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन और HIV एड्स को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यानी टारगेट रखा है 2030 तक, ठीक है। कुष्ठ रोग, मलेरिया उन्मूलन और एड्स रोग को समाप्त करने के लिए, HIV एड्स को। अब इसमें आपसे कुष्ठ रोग पूछा है तो कुष्ठ रोग को समाप्त करना है 2027 तक। और 2025 की बात कर ले तो इसमें अब तो मैंने बताया ही कि इसमें जो है वो TB मुक्त देश बनाना है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो, सॉरी 4 नहीं बल्कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2027। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विज्ञान नेपाल में दुर्घटना, विमान जो है यहाँ विमान होना चाहिए, विज्ञान लिख दिया है, नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 यति एयरलाइन। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में अधनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।